कल्पना कीजिए एक टेक्नोलॉजी कंपनी की जिसके पास मतलब सिलिकॉन वैली का सबसे बेहतरीन टैलेंट है, पैसा बेशुमार है और एक शानदार बिजनेस प्लान भी है। कागज पर तो ये सफलता की गारंटी लगती है। बिल्कुल। लेकिन अंदर से वो कंपनी पूरी तरह बिखर रही थी। अधिकारियों के बीच पॉलिटिक्स, गुटबाजी, मीटिंग्स में खामोशी रहती थी, लेकिन पीठ पीछे वो कहते हैं ना, तलवारें चलती थीं। असल में टीम नाम की कोई चीज ही नहीं बची थी। ये कहानी है डिसीजन टेक की। आज हमारे पास इसी कंपनी की एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी है और हम इसकी परतों को एक-एक करके खोलेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब एक टीम इस हद तक टूट जाती है तो उसे जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है। और खास तौर पर हम उस लीडर के नजरिए से देखेंगे जिसे इस बिखरी हुई टीम को जोड़ने के लिए लाया गया था। एक ऐसा लीडर जिसे देखकर पहली नजर में हर कोई हैरान था। ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं, बल्कि ये दिखाती है कि किसी भी टीम के अंदर की असली लड़ाई टेक्नोलॉजी की नहीं, बल्कि इंसानी स्वभाव की जटिलताओं की होती है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। डिसीजन टेक की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि बोर्ड ने उसके सीईओ जेफ शेनली को पद से हटा दिया और उनकी जगह पर जिसे लाया गया वो थी 57 साल की कैथरीन पीटरसन। और मजे की बात यह है कि कैथरीन को हाईटेक का कोई अनुभव नहीं था। उनका ज्यादातर करियर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जैसी लो टेक जगहों पर गुजरा था। तो सवाल उठता है, क्यों सिलिकॉन वैली की एक हाईटेक कंपनी एक ऐसी सीईओ को क्यों चुनेगी? बोर्ड ने बहुत बड़ा दांव खेला था और सिर्फ एक वजह से, कैथरीन की रेपुटेशन एक बेहतरीन टीम बिल्डर की थी। बोर्ड ये समझ चुका था कि डिसीजन टेक की समस्या कोड में नहीं, कल्चर में थी। बिल्कुल। लेकिन कैथरीन ने आते ही कुछ ऐसा किया जिससे सब और भी परेशान हो गए। उन्होंने पहले 2 हफ्ते लगभग कुछ भी नहीं किया। कोई बड़ा फैसला नहीं, कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं। वो बस हॉल में घूमती, लोगों से कैंटीन में बात करती और मीटिंग्स में चुपचाप एक कोने में बैठकर नोट्स लेती रहती। कई लोगों को ये एक कमजोर लीडर की निशानी लग सकती थी। हाँ, कि कंपनी में आग लगी हुई है और नई सीईओ बस घूम रही है। एक्शन लेना चाहिए था, है ना? लेकिन ये उनका जांच पड़ताल का दौर था। वो कोई भी कदम उठाने से पहले सिस्टम की हर दरार को, हर छुपी हुई पॉलिटिक्स को समझना चाहती थी। वो लक्षणों का नहीं, बीमारी की जड़ का इलाज करने आई थी। और इसी जांच के बाद उन्होंने अपना पहला बड़ा कदम उठाया। पूरी एग्जीक्यूटिव टीम को काम से निकालकर 2 दिन की एक खास मीटिंग के लिए शहर से बाहर बुलाया। इससे टीम और भी चिढ़ गई। मतलब हमारे पास जरूरी काम करने का वक्त नहीं है और ये हमें मीटिंग के लिए ले जा रही हैं। यहीं पर कहानी का पहला बड़ा मोड़ आता है। कंपनी के चीफ टेक्नोलॉजिस्ट मार्टिन, जो अपने काम में बहुत माहिर लेकिन उतने ही तुनक मिजाज थे। अच्छा। उन्होंने इस मीटिंग से छुट्टी लेने की कोशिश की। कहा कि उनकी एक जरूरी कस्टमर मीटिंग है। हाँ, और ये एक तरह की परीक्षा थी कैथरीन के लिए। बिल्कुल। उन्होंने मार्टिन को ईमेल पर जवाब नहीं दिया, वो सीधा उनके ऑफिस गईं। ये अपने आप में एक पावर मूव था। डिजिटल कम्युनिकेशन के पीछे छिपने की बजाय आमने सामने मुश्किल बातचीत करना। और उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा, मार्टिन, जब तक हम एक टीम के तौर पर काम करना नहीं सीखते तब तक हम कुछ भी नहीं बेच पाएंगे। ये कस्टमर मीटिंग भी बेकार जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने पूर्व सीईओ जेफ और यहां तक कि बोर्ड के चेयरमैन को भी साफ कर दिया कि अगले कुछ महीनों के लिए टीम को ठीक करना उनकी पहली और एकमात्र प्राथमिकता है। हाँ, कोई और लक्ष्य मायने नहीं रखता। ये बहुत जरूरी था। उन्होंने पहली ही चुनौती में ये लाइन खींच दी कि वो गंभीर हैं। उन्होंने एक मिसाल दी जो मुझे बहुत असरदार लगी। कौन सी? कि एक टूटी हुई टीम एक टूटी हड्डी की तरह होती है। कभी कभी उसे ठीक करने के लिए डॉक्टर को उसे दोबारा तोड़ना पड़ता है ताकि वो सही से जुड़ सके। और ये जानबूझकर दिया गया दर्द ज्यादा चुभता है लेकिन जरूरी होता है। तो कैथरीन पूरी टीम को नापा वैली ले गई। कोई फैंसी एजेंडा नहीं। उन्होंने मीटिंग की शुरुआत एक सीधी और सपाट बात से की। हम एक टीम के तौर पे काम नहीं कर रहे हैं। सच तो ये है कि हमारी टीम की गाड़ी पटरी से पूरी तरह उतर चुकी है। और फिर उन्होंने व्हाइट बोर्ड पर एक पिरामिड बनाया। ये इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट बन गया। हाँ, और इस पिरामिड के जरिए उन्होंने टीम की 5 सबसे बड़ी कमियों यानी 5 डिसफंक्शंस का मॉडल समझाया। ये मॉडल इसलिए कमाल का है क्योंकि ये बहुत सरल है, लेकिन इसकी हर परत सीधे हमारी ऑफिस पॉलिटिक्स से जुड़ी है। बिल्कुल। तो सबसे पहली और सबसे बुनियादी कमी जो पिरामिड के आधार पर थी वो थी अविश्वास, एब्सेंस ऑफ ट्रस्ट। हाँ, कैथरीन ने समझाया कि ये उस भरोसे की कमी है जिसमें लोग अपनी गलतियों, अपनी कमजोरियों को एक दूसरे के सामने रखने से घबराते हैं। इसे वल्नरेबिलिटी बेस्ड ट्रस्ट कहते हैं, है ना? बिल्कुल। ये वो भरोसा नहीं है कि मेरा सहकर्मी अपना काम कर लेगा। ये वो भरोसा है कि मैं अपनी टीम के सामने ये कह सकता हूं कि मुझे मदद की जरूरत है या मुझसे गलती हो गई है और कोई उसका फायदा नहीं उठाएगा।
और डिसीजन टेक में इसकी जीरो गुंजाइश थी। तो इस भरोसे को बनाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार एक्सरसाइज करवाई। पर्सनल हिस्ट्री वाली? हाँ, सबने अपनी पर्सनल हिस्ट्री शेयर की, जैसे वो कहाँ पैदा हुए, उनके कितने भाई बहन हैं, बचपन की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी। और सिर्फ 45 मिनट में टीम के सदस्य एक दूसरे के बारे में ऐसी बातें जान गए जो वो सालों में नहीं जान पाए थे। माहौल एकदम से बदल गया, हल्का हो गया। लेकिन असली परीक्षा अगली एक्सरसाइज थी। सबको अपनी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी बतानी थी जो उनके काम से जुड़ी हो। और ज्यादातर लोगों ने ईमानदारी दिखाई। जैसे निक, जो सीईओ थे, उन्होंने माना कि वो कभी-कभी बेसब्र और घमंडी लगते हैं। यहीं पर यह बहुत दिलचस्प हो जाता है। जब मार्केटिंग हेड माइकी की बारी आई तो उन्होंने अपनी कमजोरी बताई, मैं लोगों की भावनाओं का ज्यादा ख्याल रखती हूँ। ये तो एक तरह का छुपा हुआ कॉम्प्लीमेंट हो गया। हाँ, कोई असली कमजोरी नहीं, ये दिखाता है कि वो अभी भी अपनी दीवार के पीछे छिपी हुई थी। ये एक अहम मोड़ था। ये दिखाता है कि भरोसा बनाना सिर्फ अच्छी-अच्छी बातें करने से नहीं होता, बल्कि अपनी कमियों को स्वीकार करने की हिम्मत दिखाने से होता है। और जहां कुछ लोग आगे बढ़ रहे थे, वहीं माइकी अभी भी उस खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। बिल्कुल। तो इस अविश्वास के ठीक ऊपर पिरामिड की दूसरी परत थी, संघर्ष का डर, फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। मतलब जब भरोसा नहीं होता तो लोग खुलकर पैशन के साथ किसी मुद्दे पर बहस करने से बचते हैं। हाँ, वो एक नकली शांति बनाए रखते हैं। और ये नकली शांति बहुत खतरनाक होती है। इसका मतलब है कि सबसे अच्छे आइडिया पर कभी बहस ही नहीं होती, क्योंकि लोग किसी को नाराज नहीं करना चाहते। मीटिंग में सब हाँ में हाँ मिलाते हैं और फिर बाहर जाकर गलियारों में या अपनी छोटी-छोटी गुड़बाजी में असली बात करते हैं। सही बात है। अच्छी टीमों में मीटिंग्स शोर शराबे वाली, पैशनेट और कभी-कभी थोड़ी असहज भी होती हैं। और जब लोग खुलकर अपनी राय नहीं रखते तो अगला डिसफंक्शन पैदा होता है, प्रतिबद्धता की कमी, लैक ऑफ कमिटमेंट। सही है। अगर मीटिंग में मैंने किसी फैसले पर अपनी शंकाएं जाहिर नहीं की, तो मैं उस फैसले पर दिल से कभी सहमत नहीं हो पाऊंगा, भले ही मैं सबके सामने हाँ कह दूं। इसे सहमत न होने पर भी साथ चलना कहते हैं, है ना? ये तभी हो सकता है जब आपको लगे कि आपकी बात सुनी गई है। अगर सुनी ही नहीं गई, तो आप उस फैसले को सफल बनाने के लिए पूरी जान नहीं लगाएंगे। आप बस इंतजार करेंगे कि वो फेल हो जाए ताकि आप कह सकें। मैंने तो पहले ही कहा था। और ये सीधे हमें चौथी कमी की ओर ले जाता है, जवाबदेही से बचना, अवॉइडेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। बिल्कुल। जब लोग किसी फैसले के लिए प्रतिबद्ध ही नहीं होते, तो वो एक दूसरे को उनकी जिम्मेदारियों के लिए जवाबदेह भी नहीं ठहराते। किसी सहकर्मी को उसके काम या व्यवहार के लिए टोकना वैसे ही मुश्किल होता है। और अगर आप उस लक्ष्य से जुड़े ही नहीं हैं, तो आप ये मुश्किल क्यों उठाएंगे? आप सोचेंगे ये मेरा काम नहीं है। और ये बॉस का इंतजार करने वाली संस्कृति को जन्म देता है। हाँ, कि सिर्फ बॉस ही सबको जवाबदेह ठहराएगा, जबकि एक मजबूत टीम में सदस्य एक दूसरे को जवाबदेह ठहराते हैं। और पिरामिड के शिखर पर था पांचवा और आखिरी डिसफंक्शन, परिणामों पर ध्यान न देना, इनअटेंशन टू रिजल्ट्स। मतलब जब कोई जवाबदेही नहीं होती, तो लोग टीम के सामूहिक नतीजों के बजाय अपने व्यक्तिगत फायदे, अपने डिपार्टमेंट के लक्ष्य या अपने ईगो पर ध्यान देने लगते हैं। जीतना जरूरी नहीं रह जाता, बस अपनी कुर्सी बचाना और अच्छा दिखना जरूरी हो जाता है। उन्होंने तुरंत एक असली मुद्दे पर बहस करने को कहा। क्या था वो मुद्दा? इस साल हमारा सबसे बड़ा, सबसे जरूरी लक्ष्य क्या होना चाहिए? और जो मीटिंग्स पहले खामोशी में बीत जाती थी, उनमें घंटों तक तीखी लेकिन असरदार बहस हुई। पहली बार टीम किसी एक लक्ष्य पर एकजुट हुई जिसे हर किसी ने मिलकर तय किया था। 18 नए ग्राहक बनाना। हाँ, ये एक बड़ा बदलाव था। लेकिन असली परीक्षा तो तब हुई जब टीम वापस ऑफिस आई। कुछ ही हफ्तों में सेल्स हेड जेआर ने नौकरी छोड़ दी। क्यों? ये कहते हुए कि वो लोगों की निजी समस्याओं को सुलझाने और फील गुड सेशंस में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। अच्छा। टीम को लगा होगा कि ये टीम बिल्डिंग की प्रक्रिया का एक बुरा साइड इफेक्ट है। बिल्कुल। लेकिन असलियत कुछ और थी जो बाद में सामने आई। टीम के बाकी सदस्यों ने बताया कि जेआर को एक ऐसे मार्केट में बेचने का अनुभव नहीं था जो पहले से बना बनाया ना हो। वो चुनौती से डर रहे थे। तो यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी कि जब एक टीम में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है, तो जो लोग उसके लिए तैयार नहीं होते या जो सिर्फ पॉलिटिक्स के दम पर टिके होते हैं, वे खुद ही बाहर हो जाते हैं। सिस्टम उन्हें बाहर धकेल लेता है। और फिर सबसे बड़ा और मुश्किल फैसला आया, माइकी का। हाँ, मार्केटिंग हेड माइकी का रवैया लगातार नकारात्मक बना रहा। वो मीटिंग्स में चुप रहती, टीम के फैसलों पर सवाल उठाती, लेकिन कभी खुलकर बहस नहीं करती थी। वो टीम का हिस्सा बनने को तैयार ही नहीं थी।
तो कैथरीन ने उन्हें अकेले में बुलाया और साफ साफ कह दिया कि वो इस टीम के लिए सही नहीं है। ये फैसला लेना आसान नहीं था, जरा सोचिए। कंपनी के पास पहले से ही कोई मार्केटिंग हेड नहीं था और कैथरीन ने जो एकमात्र सदस्य था उसे भी निकाल दिया। टीम भी इस फैसले से चिंतित हो गई। क्या ये बहुत ज्यादा रिस्की नहीं था? बिल्कुल, और टीम ने यही सवाल उठाया। तब कैथरीन ने अपनी एक पुरानी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे अपने करियर के शुरुआत में उन्होंने एक बहुत काबिल लेकिन टीम के लिए जहरीले कर्मचारी फ्रेड को उसकी हरकतों के बावजूद प्रमोट कर दिया था। नतीजा ये हुआ कि उनकी अच्छी टीम के सदस्य एक एक करके नौकरी छोड़ गए और आखिरकार कैथरीन को ही उस नाकामी के लिए नौकरी से निकाल दिया गया। ये वो क्लासिक दुविधा है जिसका सामना हर मैनेजर करता है, ब्रिलियंट जर्क। हाँ, एक ऐसा सदस्य जो नतीजे तो देता है पर टीम का माहौल खराब करता है। और कैथरीन की कहानी ये साबित करती है कि ऐसे सदस्य को रखने की जो शॉर्ट टर्म कीमत है वो लॉन्ग टर्म में एक अच्छी टीम को खोने से कहीं कम होती है। एक जहरीले सदस्य को बर्दाश्त करने की कीमत पूरी टीम को चुकानी पड़ती है। इन बड़े बदलावों के बाद टीम की कार्यशैली पूरी तरह बदल गई। मीटिंग्स में अब भी तीखी बहसें होती थीं, लेकिन वो मुद्दों पर होती थीं, व्यक्तिगत नहीं। और सबसे बड़ा बदलाव ये था कि लोग मीटिंग खत्म होने के बाद एक दूसरे से नाराज नहीं रहते थे। लोग एक दूसरे को उनके काम के लिए जवाबदेह ठहराने लगे, बिना बॉस के दखल का इंतजार किए। बिल्कुल, लेकिन असली परीक्षा तब हुई जब ग्रीन बनाना नाम की एक प्रतियोगी कंपनी ने डिसीजन टेक को खरीदने का ऑफर दिया। ऑफर बहुत अच्छा था, आर्थिक रूप से टीम के हर सदस्य के लिए बहुत फायदेमंद भी। और बोर्ड ने फैसला टीम पर छोड़ दिया। कुछ महीने पहले ये टीम शायद पैसा लेकर खुशी खुशी बाहर निकल जाती, हर कोई अपनी राह चला जाता। लेकिन अब हालात अलग थे। और यहाँ एक शानदार बात हुई। टीम का सबसे संशयवादी सदस्य, जो शुरू से इस प्रक्रिया पर शक कर रहा था, चीफ टेक्नोलॉजिस्ट मार्टिन। हाँ, मार्टिन, उसने सबसे पहले कहा, बिल्कुल नहीं, हम अपनी कंपनी नहीं बेचेंगे। और एक एक करके सब ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। उन्होंने साथ मिलकर जो मुश्किलों से बनाया था, अब वो उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। उनका लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं रह गया था, वो मिलकर कुछ बड़ा हासिल करना चाहते थे। ये उस बदलाव का सबसे बड़ा सबूत था, जब एक पूर्व सीईओ जेफ अपनी ईगो को किनारे रखकर खुद कहता है कि टीम की भलाई के लिए उसे अपने से जूनियर सदस्य निक के अंडर रिपोर्ट करना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि कल्चर पूरी तरह बदल चुका है। ये टीम की जीत थी, व्यक्तिगत ईगो की नहीं। तो डिसीजन टेक की ये कहानी हमें सिखाती है कि एक सफल टीम बनाना सिर्फ सही लोगों को भर्ती करने या एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाने के बारे में नहीं है। ये उन मानवीय बाधाओं को दूर करने के बारे में है जो हमें स्वाभाविक रूप से रोकती हैं। हमारा अविश्वास, संघर्ष से बचने की हमारी आदत और सबसे बढ़कर हमारा अपना ईगो। और ये कोई एक बार का इवेंट नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें बहुत हिम्मत और अनुशासन लगता है। लेकिन जैसा कि कैथरीन ने साबित किया, अगर लीडरशिप सही हो और वो मुश्किल फैसले लेने को तैयार हो, तो सबसे बिखरी हुई टीम भी एकजुट होकर असाधारण परिणाम दे सकती है। तो सोचने वाली बात यह है, इस कहानी में कई असहज बातचीत और फैसले लिए गए। माइकी को निकालना, मार्टिन का सामना करना। अक्सर हम अपनी टीमों में, चाहे ऑफिस हो या घर, ऐसी बातचीत से बचते हैं। तो वो कौन सा एक छोटा लेकिन जरूरी मुद्दा है जिस पर एक टीम खुलकर बहस करने से कतरा रही है? और उस चुप्पी को तोड़ने का पहला सबसे सुरक्षित कदम क्या हो सकता है? हर कोई एक बेहतरीन टीम का हिस्सा बनना चाहता है ना? बिल्कुल। लेकिन ज्यादातर टीमें औसत ही रह जाती हैं या कभी-कभी तो पूरी तरह बिखर जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? आज हम इसी की गहराई में जाएंगे, उन 5 सुरागों की पड़ताल करेंगे जो बताते हैं कि क्यों अच्छी भली टीमें अंदर से कमजोर पड़ जाती हैं। और हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प मॉडल है इस पर बात करने के लिए। ये बिल्कुल एक रहस्य की तरह है, सही कहा आपने। बाहर से देखो तो सब ठीक लगता है, स्मार्ट लोग हैं, अच्छी इरादे हैं, पर अंदर ही अंदर कुछ ऐसा चल रहा होता है जो टीम की पूरी एनर्जी खींच लेता है। हाँ। और मजे की बात यह है कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये 5 बहुत ही मानवीय, बहुत ही स्वाभाविक कमजोरियां हैं जो एक एक करके टीम को नाकामयाबी की तरफ ले जाती हैं। तो इन्हें समझना ही पहली सीढ़ी है। बिल्कुल, इन्हें समझना ही इन्हें सुलझाने की पहली सीढ़ी है। तो चलिए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। मुझे पता है कि ये एक पिरामिड की तरह है जहां हर कमजोरी दूसरी पर टिकी है। अगर नींव कमजोर है तो पूरी इमारत ढह जाएगी। तो इस पिरामिड की नींव सबसे पहली और सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? सबसे बड़ी और बुनियादी कमजोरी है एक दूसरे पर भरोसे की कमी है।
भरोसा। और जब मैं भरोसा कहता हूं तो मेरा मतलब उस भरोसे से नहीं है कि हाँ मुझे यकीन है कि तुम अपना काम कर लोगी। वो तो बस अंदाजा लगाना हुआ। वाह, ये बात तो मैंने कभी ऐसे सोची ही नहीं थी। मतलब विश्वास का असली मतलब ये नहीं कि आपका साथी अपना काम करेगा। ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। हाँ, तो फिर किस तरह के भरोसे की बात हो रही है यहाँ? यहाँ बात हो रही है खुलकर अपनी कमजोरी दिखाने वाले भरोसे की। इसे अंग्रेजी में वल्नरेबिलिटी बेस्ड ट्रस्ट कहते हैं। अच्छा। इसका मतलब है क्या टीम के सदस्य एक दूसरे के सामने ये कहने की हिम्मत रखते हैं कि यार मुझसे गलती हो गई, या मुझे इस काम में मदद चाहिए, या फिर मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। बिना किसी डर के। हाँ, बिना इस डर के कि कोई उनकी इस बात का फायदा उठाएगा या उन्हें कमजोर समझेगा। लेकिन ये तो बहुत मुश्किल है। हमें तो बचपन से सिखाया जाता है कि अपनी कमजोरियां छिपाओ, हमेशा मजबूत दिखो, कंपटीशन में आगे रहो। बिल्कुल, ऑफिस में तो ये और भी ज्यादा होता है। एकदम। और इसीलिए ज्यादातर टीमें यहीं फेल हो जाती हैं। जहां ये भरोसा नहीं होता वहां लोग अपना समय और दिमाग असली काम पर लगाने के बजाय अपनी ईमेल बचाने में, राजनीति में और एक दूसरे से बातें छुपाने में लगाते हैं। मीटिंग्स में कोई खुलकर बोलता नहीं, सब बस सिर हिलाते हैं और फिर बाहर जाकर एक दूसरे की बुराई करते हैं। ये टीम के लिए जहर की तरह है। मैं कल्पना कर सकती हूँ, एक टीम जहाँ लोग अपनी गलतियां मान लेते हैं और मदद मांगते हैं, वहाँ का माहौल कितना अलग होगा। बहुत अलग। कर अपने बारे में कुछ बहुत ही सामान्य निजी बातें बताते हैं, जैसे वे कहाँ पले बढ़े, उनके कितने भाई बहन हैं, बचपन में सबसे मुश्किल क्या लगता था। अच्छा। ये छोटी छोटी बातें लोगों को एक दूसरे को सिर्फ एक सहकर्मी के तौर पर नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर देखने में मदद करती हैं। और जब आप किसी को एक इंसान के तौर पर देखते हैं तो उस पर भरोसा करना आसान हो जाता है। सही बात है। लेकिन सबसे जरूरी है कि लीडर खुद इसकी शुरुआत करे। अगर लीडर अपनी गलतियां और कमजोरियां नहीं मानेगा तो कोई और हिम्मत नहीं करेगा। तो एक बार जब टीम में इतना भरोसा बन जाए कि लोग अपनी कमजोरियां दिखाने से न डरें, तो एक बहुत ही दिलचस्प चीज होती है। हाँ, इसका डर। जब लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं तो वे जरूरी मुद्दों पर खुलकर बिना किसी लाग लपेट के बहस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ लड़ाई का मतलब? यहाँ लड़ाई का मतलब व्यक्तिगत हमले नहीं है, बल्कि विचारों की लड़ाई है। सबसे अच्छे हल हमेशा एक अच्छी बहस के बाद ही निकलते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या ये थोड़ा ज्यादा आदर्शवादी नहीं है? असल दुनिया में अगर आप अपने बॉस से या किसी सीनियर से खुलकर बहस करते हैं तो इसका आपके करियर पर बुरा असर पड़ सकता है। इस डर से कैसे निपटा जाए? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और यहीं पर भरोसे की वो नींव काम आती है। अच्छा। जिस टीम में भरोसा होता है वहां लोग जानते हैं कि बहस मुद्दे पर हो रही है, किसी व्यक्ति पर नहीं। वे मीटिंग खत्म होने के बाद भी एक दूसरे से नाराज नहीं रहते। ओके। लेकिन जिन टीमों में ये डर होता है वहां मीटिंग्स बहुत उबाऊ होती हैं। कोई भी मुश्किल विषय पर बात नहीं करना चाहता, सब गोलमोल बातें करते हैं और असली मुद्दे दबे रह जाते हैं। और फिर वो बातें बाहर निकलती हैं। हाँ, और ये दबे हुए मुद्दे बाद में पीठ पीछे की गई बातों और गॉसिप का रूप ले लेते हैं, जो कहीं ज्यादा खतरनाक है। तो एक तरह से आप कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत बहस और असहमति टीम के लिए सेहतमंद है। बिल्कुल। इसे बढ़ावा कैसे दिया जाए, खासकर अगर टीम के लोग बहस से कतराते हों? लीडर को यहाँ एक काम करना पड़ता है, जिसे मैं कहता हूँ जानबूझकर मुद्दे को कुरेदना। कुरेदना? हाँ, जब लीडर को लगे कि लोग किसी जरूरी मुद्दे पर चुप हैं, तो उसे दबी हुई असहमतियों को बाहर निकालना पड़ता है। उसे कहना पड़ता है, मुझे पता है हम सब इस पर सहमत नहीं हैं, तो चलिए खोलकर बात करते हैं। और लीडर को लोगों को बचाने की अपनी आदत छोड़नी होगी। बहस को होने देना होगा, भले थोड़ी देर के लिए माहौल तनावपूर्ण लगे। अच्छा। जब लोग देखते हैं कि लीडर बहस से सहज हैं, तो वे भी धीरे धीरे खुलने लगते हैं। ठीक है, तो हमने भरोसा बनाया और फिर उस भरोसे के दम पर जरूरी मुद्दों पर बहस की। इसके बाद क्या होता है? बहस के बाद तो सबको एक फैसले पर टिक जाना चाहिए, है ना? हाँ, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है और ये हमें तीसरी कमजोरी पर ले आता है, एक पक्की इरादे या कमिटमेंट की कमी। कमिटमेंट की कमी? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोगों को लगता है कि उनकी बात सुनी नहीं गई। महान टीमें इस बात को समझती हैं कि हर फैसले पर सबकी सहमति हो ये जरूरी नहीं है। मतलब सर्वसम्मति या कंसेंसस? हाँ, और ये बहुत खतरनाक हो सकता है। खतरनाक? मैं तो सोचती थी कि सबकी सहमति तो अच्छी बात है। एक हद तक। लेकिन अगर आप हर फैसले के लिए सबकी हाँ का इंतजार करेंगे तो आप कभी कोई फैसला ले ही नहीं पाएंगे। सही बात है। लोगों को बस ये महसूस कराने की जरूरत होती है कि उनकी राय सुनी गई, उसे समझा गया और उस पर विचार किया गया। अगर उन्हें ये भरोसा हो जाए तो वे उस फैसले का भी दिल से समर्थन करेंगे जो शायद उनकी पहली पसंद ना हो। इसे ही बायन कहते हैं। बिल्कुल, यही है बायन।
मुझे एक टीम याद है जो कभी कोई फैसला नहीं ले पाती थी। वे हफ्तों तक और डेटा का इंतजार करते थे। नतीजा, उनके कॉम्पिटिटर ने बाजी मार ली। उस दिन उन्हें समझ आया कि एक अधूरा फैसला भी कोई फैसला ना लेने से 1000 गुना बेहतर है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। कमिटमेंट की कमी का दूसरा बड़ा कारण है निश्चितता की तलाश। मतलब हमेशा सही होने की चाह। हाँ, टीमें हमेशा 100% सही फैसला लेना चाहती हैं, जो कि नामुमकिन है। एक पुराना सैन्य सूत्र है, एक गलत फैसला कोई फैसला ना लेने से बेहतर है। क्योंकि आप एक गलत फैसले को ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोई फैसला ही नहीं लिया तो आप वहीं खड़े रह जाएंगे। और इसका असर तो पूरी कंपनी पर पड़ता होगा। बहुत ज्यादा। जब लीडर्स में कमिटमेंट की कमी होती है तो नीचे काम करने वाले लोगों तक कंफ्यूजिंग मैसेज पहुंचते हैं और कोई नहीं जानता कि असल में करना क्या है। तो इसका समाधान क्या है? कैसे पक्का करें कि बहस के बाद सब एक ही नाव में सवार हैं? एक बहुत ही आसान तरीका है। हर मीटिंग के आखिर में बस 5 मिनट निकालकर ये तय करें कि आज के फैसलों के बारे में हम अपनी अपनी टीम्स को क्या बताएंगे। अच्छा, ताकि सब एक ही बात कहें। एकदम। इससे ये पक्का हो जाता है कि सब लोग एक ही कहानी सुना रहे हैं। और दूसरा, फैसलों के लिए डेडलाइन तय करें। इससे और सोचते हैं वाली आदत खत्म हो जाती है। सही। लीडर को यह समझने की जरूरत है कि उसका हर फैसला सही हो ये जरूरी नहीं, पर फैसला लेना जरूरी है। चलिए, अब हम पिरामिड में और ऊपर चढ़ते हैं। हमने भरोसा बनाया, बहस की और एक फैसले पर टिक गए। अब आती है चौथी कमजोरी, एक दूसरे को जिम्मेदारी के लिए टोकने से बचना। सही कहा। जब एक टीम किसी प्लान पे कमिट कर लेती है तो अगला कदम होता है एक दूसरे को उस प्लान के लिए जवाबदेह ठहराना। अकाउंटेबिलिटी। हाँ, अकाउंटेबिलिटी। लेकिन लोग ऐसा करने से बहुत कतराते हैं क्योंकि ये असहज होता है। अपने साथी को ये कहना कि तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया या तुम्हारा बर्ताव टीम को नुकसान पहुंचा रहा है, बहुत मुश्किल लगता है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या इससे टीम का माहौल खराब नहीं होगा? अगर सब एक दूसरे की गलतियां निकालने लगे तो लोग डिफेंसिव हो सकते हैं और रिश्ते खराब हो सकते हैं। ये डर बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन विडंबना यह है कि जब आप अपने साथी को उसकी गलती पर नहीं टोकते तो आप रिश्ते को बचा नहीं रहे बल्कि खराब कर रहे हैं। वो कैसे? क्योंकि मन ही मन में आपके अंदर उसके लिए गुस्सा बढ़ता जाता है। जब भरोसामंद साथी एक दूसरे को टोकते हैं तो ये हमले जैसा नहीं लगता बल्कि मदद जैसा लगता है। उच्च प्रदर्शन वाली टीमों में सबसे बड़ा दबाव बॉस का नहीं बल्कि साथियों का होता है। इसे पीयर प्रेशर कहते हैं और ये बहुत शक्तिशाली हो सकता है। और अब हम पिरामिड के शिखर पर हैं। 5वीं और आखिरी कमजोरी, नतीजों पर ध्यान ना देना। ये सुनने में अजीब लगता है। कोई भी टीम नतीजों पर ध्यान क्यों नहीं देगी? आखिर टीम बनाई ही इसीलिए जाती है। ये सबसे सूक्ष्म और सबसे खतरनाक कमजोरी है। ये तब होता है जब लोग टीम के सामूहिक नतीजों से ज्यादा किसी और चीज को महत्व देने लगते हैं। जैसे अपनी व्यक्तिगत तरक्की, मेरा करियर, मेरा बोनस, मेरा डिपार्टमेंट। अच्छा, इंडिविजुअल गोल्स। हाँ, या फिर टीम की हैसियत को। उन्हें लगता है कि हम इस शानदार टीम का हिस्सा हैं, बस यही काफी है, भले ही टीम कोई नतीजा ना दे रही हो। जब लोग नतीजों से ज्यादा अपने अहंकार या अपनी सुरक्षा पर ध्यान देने लगते हैं तो टीम का मकसद ही खत्म हो जाता है। तो इन दोनों आखिरी कमजोरियों यानी एक दूसरे को टोकने से बचना और नतीजों पर ध्यान ना देना से कैसे निपटा जाए? जवाबदेही के लिए सबसे अच्छा तरीका है लक्ष्यों को सबके सामने रखना। जब सबको पता हो कि किससे क्या उम्मीद है तो टोकना आसान हो जाता है। पारदर्शिता। बिल्कुल। और नतीजों के लिए टीम को सार्वजनिक तौर पर अपने लक्ष्यों की घोषणा करनी चाहिए। जो टीमें कहती हैं हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, वे असल में नाकामी के लिए एक बहाना तैयार कर रही होती है। अच्छा। इसके बजाय उन्हें कहना चाहिए हम इस तिमाही में बिक्री 10% बढ़ाएंगे। जब नतीजा सबके सामने होता है तो उससे भागने की कोई जगह नहीं बचती। तो ये है पूरा मॉडल। भरोसे की कमी जो बहस के डर को जन्म देती है, और बहस का डर जिससे पक्के इरादे की कमी होती है। इरादे की कमी जो जिम्मेदारी से बचने का कारण बनती है। और जब कोई जिम्मेदार नहीं होता तो नतीजों पर किसी का ध्यान नहीं जाता, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आखिर में ये मॉडल हमें एक अजीब सी सच्चाई बताता है। एक बेहतरीन टीम बनाने के लिए आपको सुपर ह्यूमन होने की जरूरत नहीं, बल्कि अपनी इंसानियत को पूरी तरह से स्वीकार करने की जरूरत है और उन पर काबू पाती है। यह एक बेहतरीन सारांश है। लेकिन इस मॉडल के बारे में सोचते हुए मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। यह मॉडल सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन क्या यह हर तरह की टीम पर लागू होता है? मतलब सोचिए, एक स्टार्टअप की छोटी तेज-तर्रार टीम और एक बड़ी सरकारी संस्था की टीम, क्या दोनों के लिए टकराव का मतलब एक ही होगा?
अच्छा सवाल है। या मान लीजिए एक टीम जो इस मॉडल के हिसाब से अंदर से पूरी तरह मजबूत है, लेकिन अगर वो कंपनी के बड़े लक्ष्यों से ही जुड़ी हुई नहीं है, तो क्या वो फिर भी फेल नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो सकती है। तो क्या टीम के बाहर कोई छठी कमजोरी भी मौजूद है जिस पर हमें विचार करना चाहिए? इस सवाल के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं।